हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहां जाके पार्ट 1, 2 एंड 3 पहले देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कर्टन खुल चुकी है और पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। What we are learn today, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इमीडिएट इफेक्ट। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, कितनी कंट्री का कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितनी कंट्री ग्रो हुई और किस किस कंट्री ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। एंड बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन, यू शुड नो दिस। Which Indian sports player was offered German citizenship? अब जब हम जर्मनी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो उसके बारे में एक चीज भी सोच रहे हैं कि जर्मनी ने ऐसे कौन से इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर को लालच दी कि वो जर्मनी में परमानेंटली आके रह सकता है, उसको जो चाहिए वो मिलेगा। और ऐसी कौन सी गेम थी? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या बैडमिंटन? बॉय थे या गर्ल? कौन था? उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूर भूलें, उसको स्किप करके ना देखें ताकि मजा आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इमीडिएट इफेक्ट। तो वर्ल्ड वॉर की क्या क्या इफेक्ट हुई? सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। बहुत सारा मैन एंड मटेरियल का डिस्ट्रक्शन हुआ। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टूक अ पार्ट इन द वॉर। 6.5 करोड़ लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया। एटलीस्ट 1 करोड़ पीपल डाई। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। अबाउट 2 करोड़ पीपल वेयर इंजर्ड। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। एंड अराउंड 70 लाख पीपल वेयर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप। अराउंड 70 लाख लोग परमानेंटली हैंडीकैप हो चुके थे। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग एंड एपिडेमिक्स दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर। और वॉर खत्म होने के बाद बहुत सारी बीमारियां भी फैल चुकी थी, क्योंकि आसपास में कूड़े, बिल्डिंग टूटी हुई, पानी नहीं, खाना नहीं, कपड़े नहीं, और बीमारी इस तरह से फैल चुकी थी कि जिसकी वजह से लोग मरने लगे थे। तो ये कुछ एक्सपेंस था जो हर कंट्री को देना पड़ा अल्टीमेटली वॉर होने के बाद, जिससे मैन एंड मटेरियल का लॉस हुआ। क्या क्या सोशल चेंज आया सोसाइटी में? क्या चेंज आया? ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशंस वेयर ऑन द वॉर फ्रंट। तो जब युद्ध हो रहा था तो सारी कंट्रियों में सबसे आगे मोस्ट ऑफली मैन थे, मतलब कि पुरुष थे। और बहुत सारे मैन की डेथ होने की वजह से जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमन पे आ चुकी थी। वुमन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वुमन को एक इंपॉर्टेंस मिली अल्टीमेटली और इनडायरेक्टली कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, पैसे कमाए, बिजनेस करे या फिर अपना घर चलाए। तो यहाँ पे वुमन को एक अगर हम देख सकते हैं पॉजिटिव ये है कि वॉर के बाद वुमेन्स को एक बेनिफिट मिला, उनको एक राइट मिला कि वो सोसाइटी में अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। दे स्टेप्ड आउट देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विपमेंट टू द मैन enhanced and consequently the demand for a woman to exercise their franchise was raised। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वुमन है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वो सक्सेसफुल भी बनने की कोशिश कर रहे थे हर फील्ड के अंदर, प्रोफेशनली वो लोग काम सीख रहे थे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ। जो मैन जो थे, पहले मैन ओरिएंटेड कंट्री थी जहाँ पे वुमेन्स को काम नहीं मिलता था, तो कंपेयर टू वहाँ पे वुमेन्स को काम मिला, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और अलग अलग प्रोफेशनल वर्क में भी काम किया। साथ ही अगर हम देखें तो जो डिमांड है वुमन के साथ काम करने की वो भी इंप्रूवमेंट, क्योंकि वुमन उस टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा थे और उनका माइंड जो है ऐसा माना जाता है कि अच्छी तरह से मतलब कि रन करने के लिए कैपेबल था। मतलब कि पहले जो वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी वो मिलने लगी, और इसकी वजह से अगर हम देखें तो सोसाइटी में वुमन ओरिएंटेड वर्क एस्टैब्लिश हुआ और उनको भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मिली। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस्ड। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा, बट जो जरूरत की चीजें हैं उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया वॉर की वजह से। जैसे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, पानी, खाना, ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी। सो प्रॉब्लम लाइक स्कैरसिटी,
खाने पीने की कमी होना, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम नहीं मिलना, भूखमरों से लोगों को मरना, स्टारवेशन, स्ट्राइक, लोगों का स्ट्राइक पे उतर जाना, लॉकआउट्स, मतलब कि बिजनेस वगैरह बंद होने लगे, धीरे धीरे जॉब लोगों की छूटने लगी, तो लोग अपने यहाँ पे डिमांड करने लगे कि हमें काम चाहिए, खाना चाहिए, हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक। बहुत सारे लोग काम की वजह से सफ़र करने लगे और जो बच्चे हैं उनकी हालत भी खराब होने लगी थी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो जर्मनी के साथ साइन की गई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ द जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द अलाइड नेशन, जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो सरेंडर कर देगी, पर जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अलाइड नेशन के सामने बिकॉज ऑफ अमेरिका। ब्रॉट टू एंड द वॉर, इसकी वजह से वॉर एंड हो गई। देन द अलाइड नेशन अंडरटूक द पीस प्रोसेस इन द पेरिस, तो यहाँ पे जो पेरिस के अंदर है वो पीस प्रोसेस शुरू की गई। यू कैन सी दैट देयर इज अ जर्मनी, इधर किधर पेरिस है, इटली या फ्रांस के आसपास, in which some 58 commission were formed and 145 session were organized। तो पेरिस के अंदर एक प्रोसेस हुई जिसे हम पीस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 58 कमीशंस बैठी और उन्होंने मिलके 145 जितने सेशंस ऑर्गेनाइज किए। मतलब कि आज एक सेशन हुआ, कल दूसरा सेशन, 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो ऐसे 145 सेशंस हुए और 58 कमीशंस मतलब कमिटियां बैठी थी जिन्होंने सोचा कि क्या किया जाए जर्मनी का। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट रेडी किया। द एग्रीमेंट मेड विद द जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वाज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेलाइस। तो ये जो एग्रीमेंट रेडी हुआ ये जर्मनी के साथ पेरिस की पीस प्रोसेस में डिसाइड तो हुआ, बट इन्होंने साइन कहाँ की? तो वर्सेलाइस के मिरर पैलेस में। वर्सेलाइस एक कंट्री सिटी का नाम है और मिरर पैलेस वहां पे एक जगह है। तो वर्सेलाइस के मिरर पैलेस में बाकी की जो कंट्रियां हैं उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन करवाई, इसीलिए इट बिकेम टू नोन एज अ वर्सेलाइस ट्रीटी, और इसको हम वर्सेलाइस की ट्रीटी भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। देयर वेर अ 4 प्रोविजन इन द ट्रीटी टू वर्सेलाइस। इस वर्सेलाइस को ट्रीटी को साइन करने के लिए जर्मनी को 4 चीजों का भुगतान देना था। सबसे पहले नंबर 1 रीजनल अरेंजमेंट, कि तुम्हारी कंट्री के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसका अरेंजमेंट होगा फिर से, मतलब कि तुम्हारी बॉर्डर हम डिसाइड करेंगे। रिडक्शन इन द ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, तुम अपनी आर्मी को कम कर दोगे और हथियार नहीं बनाओगे या तो फिर बहुत ही कम बनाओगे, वो भी हमारी परमिशन से। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन, मतलब कि तुम जो पैसा कमा रहे हो अलग अलग कॉलोनी से वो तो कम हो ही जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन मतलब कि उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से तुम्हारी जो इकोनॉमिकल पावर है वो टूटेगी और तुम कभी भी किसी के साथ वॉर नहीं करोगे। और ये जो तुमने वॉर की है इसकी वजह से तुम्हें कुछ फाइन पे करना पड़ेगा, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है। अभी ये 3rd नंबर का पॉइंट लाइन दी है, ये वॉर फाइन क्या था और अदर प्रोविजंस, कुछ भी और एक्स्ट्रा रूल्स थे। क्या क्या थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगेरिया, एक्सकोविया, पोलैंड, ये सारी की सारी कंट्रियां हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे क्लेमेंको एंड इटालियन के प्रेसिडेंट थे ऑरलैंडो। यहाँ पे 4 चीज याद रखनी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन, जो एग्जाम में बहुत बार आता है, एमसीक्यू में भी आता है, वो हु इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वर्सेलाइस ट्रीटी, तो विड्रो विल्सन। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्रेसिडेंट कैलमेंको एंड इटाली का प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। उन्होंने इन रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने सबको हेल्प भी की। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और जर्मनी को इस युद्ध के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि तुम ही एक रीजन हो जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, वरना नहीं होता। अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि फाइन पे करना है, वॉर फाइन क्या था, 6.5 बिलियन पाउंड देना है, वॉज इम्पोज्ड ऑन द जर्मनी। ये पहली चीज थी। इट हैड टू गिव अवे द रुहार रीजन टू फ्रांस। पहले फ्रांस को इसने ऑक्यूपाइड कर लिया था, फ्रांस को जीत लिया था, उसके लिए हमने पढ़ा आगे ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जहां पे फ्रांस के 2 हिस्से जर्मनी ने ले लिया था। दिस इज द फ्रांस के 2 हिस्से किसने ले लिया? जर्मनी ने। अब उल्टा जर्मनी को अपना एक रीजन फ्रांस को देना है, रुहार। तो उन 2 बाकी चीजों का क्या, जो फ्रांस ने उनको दिया था वो भी तो वापस लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर द इंटरनेशनल सी रूट। तो उसकी जो राइन रिवर थी,
मतलब यहाँ पे उसके आसपास कोई रिवर होगी, राइन रिवर, वो इंटरनेशनल रूट करने मतलब रूट के लिए, मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए वो ओपन की जाएगी। क्योंकि उस टाइम के अंदर प्लेन्स नहीं होते थे, इसलिए वो लोग सी रूट से बिजनेस करते थे, और होते भी थे तो बहुत ही कम। The Rhineland region on a French border was dissolved from the being a fortress. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइनलैंड रीजन, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, जो रीजन था उसके आसपास में फ्रेंच बॉर्डर थी। ओके, वही खड़ी रहेगी वहाँ, मतलब उनको हटा दिया जाएगा, और यहाँ के जो किला है, फोर्ट्रेस है, वो सबके लिए ओपन किया जाएगा कि यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। मतलब जो फ्रांस और जर्मनी की राइनलैंड रीजन है, जो राइनलैंड रीजन ऑन अ फ्रेंच बॉर्डर, यहाँ पे फ्रांस की जो बॉर्डर थी, वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बीइंग अ फोर्ट्रेस। यहाँ पे तुम किलेबंदी नहीं कर सकते, यहाँ पे दरवाजा बंद नहीं कर सकते। एज वेल एज दिस मिनरल रिच रीजन वॉज गिवन अवे टू द फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। और जर्मनी से जितना भी मिनरल आएगा जमीन में से, जो भी सोना चांदी निकलेगा, वो 15 साल तक तुम्हें फ्रांस को देना है। इतना सारा फाइन, 6.5 बिलियन पाउंड। रूहार रीजन भी वापस करना है, रिवर भी ओपन करनी है, ग्रीनलैंड के बाहर जो बॉर्डर है उसको बंद भी नहीं करना है, और 15 साल तक सोना चांदी जो भी निकले सब देना है। मोस्ट ऑफ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए जर्मन के लोग कि ये बहुत ही गलत चीज हो रही है। साथ ही साथ फ्रांस को उसके 2 चीजें भी रिटर्न देनी पड़ी, एल्सेक एंड लॉरेन, जो हमने आगे पढ़ ली है। तो एल्सेक एंड लॉरेन, इन 2 चीजों को भी रिटर्न देना पड़ा फ्रांस को, जर्मनी को। ये सबसे बड़ा लॉस था। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन। ये तो सिर्फ फ्रांस को देना है, बाकी सारी कंट्रियां तो अभी बाकी है। तो जर्मनी को क्या करना था? इन लोगों को, ये फ्रांस के लिए इतना फाइन था, ओके, बाकी लोगों के लिए क्या था? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉल एंड आयरन। बाकी की कंट्री को बहुत सारी क्वालिटी में कॉल और आयरन देना है, वो भी हर साल, एज द बेनिफिट ऑफ द वॉर। उनको भी वॉर का कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे सोल्जर मर चुके हैं। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशन ऑन अ गन पॉइंट। अब इतनी सारी खतरनाक जानलेवा जो इनकी रूल्स थी, ये तो कोई भी कंट्री अडॉप्ट ना करे, बट गन पॉइंट पे जर्मनी के अंदर ट्रिटी साइन की गई, एंड फोर्सिबली बिकॉज ऑन विच देयर वॉज अ बिटरनेस। तो लोगों के अंदर गुस्सा भी था और डिप्रेस भी थे बहुत सारे लोग, और डिसअपॉइंट भी थे, बट फिर भी गन पॉइंट पे साइन करवाया गया, तो ये साइन करनी पड़ी उनको। बट इसकी वजह से जो जर्मन थे वो बहुत ही डिसअपॉइंट थे, एंड कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमिकली फेल्ड मिसेबल। और जर्मनी को जो इकोनॉमी थी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, ये जर्मन का डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, और यहाँ पे एंट्री होगी मेरे फेवरेट हीरो की जर्मनी में। तो उसके लिए वेट करके कौन है फेवरेट हीरो जो वर्ल्ड लीडर बन चुका है, जिसपे इंडिया के अंदर एक मूवी में उसका छोटा सा रोल भी कीमियो प्ले किया गया था। तो कौन है जो वर्ल्ड फेमस लीडर के नाम से जाना जाता है? तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी बाकी है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अभी है 4 नंबर का पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्या क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुई? There was a feeling on a revenge in signing the treaty। तो यहाँ पे लोगों के मन के अंदर गुस्सा था जर्मनी के, हमें हमारा बदला वापस लेना है। The treaty with the nation that were defeated in the war, कि हमारा वॉर में बहुत ही नुकसान हुआ है और हमें ये बदला लेना है। अभी तक बदले की भावना नहीं। Peace could not be established with this treaty। इस ट्रीटी के साथ जर्मनी के अंदर या फिर बाकी कंट्री के अंदर अभी भी शांत वातावरण नहीं पैदा हुआ था। एक तरफ रशिया ने हाथ खड़े कर दिए। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। दूसरी साइड लीग ऑफ नेशन बनाया गया दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, जहां पे रशिया को कोई जगह नहीं मिली, तो रशिया भी गुस्से में था। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसके कुछ रीजन थे। लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन होने के बाद आप किसी कंट्री पे वॉर नहीं कर सकते, आप हथियार नहीं बना सकते, किसी कंट्री के साथ हमला नहीं कर सकते, बहुत ही शांति से रहना है। ये सारे अच्छे अच्छे रूल्स थे जो भी यूएन अभी है लीग ऑफ नेशन को कन्वर्ट कर दिया। बट वो कैसे, वो लंबी प्रोसेस, उसको हम पढ़ेंगे, उसके लिए चैप्टर 3 भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी है। दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन द पीस प्रोसेस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत था, जहां पे लोगों ने शांति बनाने की कोशिश की, एक प्रोसेस बनाई, वही रीजन बना सेकंड वर्ल्ड वॉर का। यस, टू बी कंटिन्यू, यहाँ पे स्टोरी पेंडिंग। सेकंड वर्ल्ड वॉर का रीजन भी यही बना कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पीस प्रोसेस स्टार्ट की थी पेरिस में, और उसके तहत जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ट्रीटी साइन करवाई।
और यहाँ पे दुनिया ने सोचा कि अब ये खत्म हो गया, बट यहाँ पे जो अंत हुआ है वहीं से दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे बेल्जियम, फ्रांस एंड इंग्लैंड और इटली इन सब ने एक होने की कोशिश की। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की कि हम लोग एक हो जाएं, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो लीग ऑफ नेशंस का कौन सी कंट्रियाँ, कुछ मैंने नीचे दिए साइंस के फाउंडिंग मेंबर देयर स्टे अंटिल द एंड, जो अंत तक लीग ऑफ नेशन में जुड़े रहे, जैसे इंडिया है, रशिया है, चाइना है, ये सब जुड़े रहे थे। फाउंडिंग मेंबर दैट लेफ्ट एंड ज्वाइन, जो पहले लेफ्ट हो चुके थे लेकिन बाद में ज्वाइन हो गए। जैसे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स देखे, आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हो और मैप में आप इजीली देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। सो बढ़ते हैं आगे। हमारा बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन, यू शुड नो दिस, कि ये कौन सा प्लेयर था, तो वो थे हमारे ध्यानचंद जी। यस, ध्यानचंद वाज ऑफर्ड अ जर्मन सिटीजनशिप आफ्टर डिफीटिंग अ जर्मनी 8-1। हमारे पास 8 गोल, जर्मनी के पास सिर्फ 1 गोल। इन द 1936 बर्लिन ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद द विजार्ड ऑफ द हॉकी वाज समॉन्टेड बाय द हिटलर। यस, ये वही नेम है जिसकी एंट्री होगी अब हमारे न्यू चैप्टर में कि जर्मनी का किंग कौन बना, दुनिया का सबसे अच्छा लीडर कौन बना। इससे मैं इसलिए अच्छा लीडर कहता हूं कि इसने बहुत सारे रूल्स अच्छे अच्छे बनाए थे, बट कहीं उसका एक नेगेटिव फेज भी था। तो हिटलर की एंट्री हुई यहाँ पे और हिटलर ने कहा कि भाई तुम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, आ जाओ हमारी कंट्री में। ही वॉज प्रॉमिस टू जर्मन सिटीजनशिप, उसके बोला कि तुम इंडिया में रह सकते हो बट जर्मन में तुम परमानेंट रह सकते हो, आपको वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाई पोस्ट इन जर्मन मिलिट्री, जर्मन के मिलिट्री में सबसे हाई पोस्ट भी मिलेगी, एंड द चांस टू प्ले फॉर द जर्मन नेशनल साइड, और साथ ही साथ जर्मन के लिए आप खेल भी सकते हो। बट ध्यानचंद हाउएवर डिक्लाइंड द ऑफर, बट ध्यानचंद ने इस ऑफर को मना कर दिया। और अब तक के सबसे हाईएस्ट गोल, सबसे फास्टेस्ट गोल ओलंपिक में ध्यानचंद के नाम पर ही है। उनको फास्टेस्ट गोलर भी कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत सारे ओबीसी गोल किए हुए हैं और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट थी इंडिया के लिए, और आज भी बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आज भी जब कोई हॉकी प्लेयर हॉकी खेलता है तो वो आज भी ध्यानचंद को गुरु मानते हैं। So it is beyond books knowledge, guys. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Thank you. Bye bye.